नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और जहां हमारे आज के मेहमान हैं दक्षराज शर्मा जी। दक्षराज शर्मा जी दिल्ली का एक जाना माना नाम है। वो इंडियन क्लासिकल और गज़ल सिंगर हैं। वो पिछले 12 साल से संगीत सीख रहे हैं। 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वह बालश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया गया है, और बहुत ही गुणी हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर देश के कई अन्य हिस्सों में भी परफॉर्म कर चुके हैं और बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, दक्षराज शर्मा जी। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। वो जो कहता था कि नासिर के लिए जीता हूँ, वो जो कहता था कि नासिर के लिए जीता हूँ, उसका क्या जानिए क्या हाल हुआ मेरे बाद। हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं दक्षराज शर्मा जी। और दक्षराज शर्मा जी इंडियन क्लासिकल और गज़ल सिंगर हैं। तो मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। नमस्कार दक्षराज जी। दक्षराज जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, और आपको ये म्यूज़िक का रुझान कैसे हुआ, उसके बारे में हम कुछ बताइए। जी सर, मैं दक्षराज शर्मा दिल्ली बेस्ड गज़ल और क्लासिकल सिंगर हूँ। और मैं 8 साल की उम्र से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत म्यूज़िक सीख रहा हूँ। और स्कूल में बेसिकली टीचर्स ने मेरा मतलब ऐसे पहचाना। और इसके पीछे भी एक बहुत ही फ़नी कहानी ऐसी है कि बचपन में मतलब जब मैं गाता था तो मतलब पहले मैंने बेसिकली कथक सीखना शुरू किया था शुरुआत में, क्योंकि ऐसे बोलते थे बच्चे कि कोई कुछ सुना दो, डांस करते हो, गाना गा दो। तो बच्चे मेरा हाथ मतलब मुझे बोले दक्ष करेगा, दक्ष करेगा। उसके बाद टीचर्स ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद ऐसे ही एकदम रैंडमली मुझसे पूछा कि कुछ सुनाओ गाना। तो फिर मैंने तारे ज़मीन पर का जो टाइटल सॉन्ग है वो सुना दिया। उस टाइम वो फिल्म नहीं आई थी तो सुना दिया गाना। तो वो सुनकर मेरी जो स्कूल की म्यूज़िक टीचर थी उन्होंने मुझे बोला कि तुम सीखो।
तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मेरे गुरुजी मेरे घर के पास रहते हैं और उनसे मैंने लगातार 10-12 साल से उनसे ही सीखता हूँ मैं, और उनसे सीखता आ रहा हूँ। और वहीं से उन्होंने मतलब मेरे टैलेंट को और ग्रो अप किया, और वहीं से मतलब रूट से शूट तक उन्होंने मेरे को बनाया आज। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा कि आपकी फैमिली में भी कोई गाना गाता है या कोई एक्टिंग या कुछ करता है, मतलब कला के क्षेत्र से कोई है? कला के क्षेत्र से कोई नहीं है, पर सबका रुझान है कला के क्षेत्र में, और कला के मतलब बहुत प्रेजर्स हैं, सब बहुत प्रेज़ करते हैं कला को। पापा कभी मतलब प्रोफेशनली नहीं गा पाए, पर उनका हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा था आर्ट फॉर्म्स की तरफ, मतलब रामलीला में चाहे सही और गाने में भी उनका इंटरेस्ट रहा है। तो फिर अर्ली जो क्रिटिक होते हैं वो माता पिता ही होते हैं शुरुआती संगीत तालीम में, बाद में इंसान सीखता है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब देखी और पहचानी भी हैं। तो मतलब आप अगर सोचा जाए तो पहले गुरु आपके माता पिता ही हैं, मतलब बिल्कुल, फादर ने बिल्कुल। आपको देखा होगा फिर उसके बाद ही हाँ। बोला होगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने जैसे 8 साल की उम्र में आप बता रहे हो कि आपने सीखना शुरू करा, तो और आपके स्कूल में आपको स्कूल के टीचर जो म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने आपको आइडेंटिफाई करा कि आप अच्छा गाते हो, से आपने सीखना शुरू करा, और कौन आपके गुरु थे उनके बारे में बताएंगे जी, हमारे बिल्कुल। दर्शकों को? मैंने रामपुर सहसवान घराना, जो कि एक अर्ली फॉर्म्स ऑफ घराने में से एक है, उसमें श्रीमती सुपर्णा अधिकारी जी, उनसे मैंने तालीम ली अपनी पिछले 10-12 सालों से। और शिक्षा के साथ साथ वो बेसिकली उन्होंने काफ़ी गुरुओं से सीखा है। तो उनकी जो मुख्य तालीम है वो रामपुर में है, और साथ साथ में थोड़ा पटियाला भी उन्होंने सीखा है। तो पटियाला रामपुर घराना, जो कि 2 मुख्य घरानों का ही अंग है मतलब संगीत में, तो उन दोनों से उनकी एक मिश्रित तालीम मैंने ली है। तो उनसे आपने सीखना शुरू करा जी। तो कहाँ पर, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था या कौन सा वो था जिससे जी, आपने सीखना शुरू करा है? वो उनका सप्तोर्षि संगीतालय करके उनका स्कूल था, म्यूज़िक स्कूल है। तो वहीं पे मैंने सीखना शुरू करा, और वहीं पे सीखता आ रहा हूँ, वहीं पे सीख रहा हूँ अभी। तो आपने जब ये 8 साल की उम्र से सीखना शुरू करा, तो उसके बाद जैसे संगीत में तो हमारे जैसे कुछ होती है ना, एयर्स होते हैं, डिग्री होती है, डिप्लोमा होते हैं, जी, तो जी। आपने कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? जैसे आप म्यूज़िक को पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। Mandatory। और इंडिया में डुअल डिग्री लेना मतलब इम्पॉसिबल है, इंडिया में अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है कि आप डुअल डिग्री ले सकें। तो म्यूज़िक में हमेशा डिप्लोमास चलते हैं। तो पहले होता है बैचलर डिप्लोमास, जो 5 या 6 साल का होता है। उसके बाद होता है आपका मास्टर डिप्लोमा, जो उसके +2 होता है, मतलब 7 या 8 साल का। तो मैंने बैचलर्स और मास्टर्स का डिप्लोमा, जिसको भारतीय कला केंद्र, जहाँ मैंने जिस यूनिवर्सिटी से सीखा है उसमें एफिलिएशन लिया, तो वहाँ से भारतीय कला केंद्र लखनऊ, तो वहाँ से सीखा है। तो मैंने उसमें मास्टर्स डिप्लोमा कर लिया है वहाँ से। अच्छा, अभी तक आप मास्टर डिप्लोमा कर चुके हैं? जी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपसे ये पूछूंगा कि जैसे आपका स्कूल कॉलेज जब साथ साथ चल रहा था और आप ये सीख भी रहे थे, तो आपका रुझान ये गज़लों की तरफ या लाइट इंडियन क्लासिकल की तरफ कैसे गया? क्योंकि बच्चा तो बचपन में जैसे फिल्मी गाने ही गाता है जनरली, और उनका वो भी टेस्ट भी वही होता है ना, कि मतलब मैं फिल्मी गाने गाऊँ। और बिल्कुल, बिल्कुल। आप कैसे बोल रहे हो कि आपने शुरुआत भी किसी तारे ज़मीन के मूवी के गाने से करी, बिल्कुल। तो उस तरफ आपका रुझान कैसे गया कि मैं इंडियन क्लासिकल सीखूँ या गज़ल नहीं गाऊँ? देखिए, ऐसा होता है कि आप जब शुरुआत करते हैं ना हिंदुस्तानी में, तो उसमें मन रवाने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब कम से कम 4-5 साल समझने में लगता है कि ये चीज़ जो है ये यूनिक है, ये ट्रेजर है, इंडिया का ट्रेजर है। और उसको जब आप सुनते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो फिर आप बाकी जो पॉप कल्चर है, पॉपुलर म्यूज़िक जो है, उससे आपका रुझान हट जाता है। क्योंकि ये एक सर क्या होता है कि एक होती है रूह की खुराक, मतलब आप दिल क्या चाहता है, आपकी रूह क्या चाहती है। तो अगर आप हिंदुस्तानी सुनते रहेंगे और आपका उसमें रुझान बन गया, तो आप कुछ और सुन ही नहीं पाएंगे। सेम गोज़ विद गज़ल। गज़ल में क्या है? पोइट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोइट्री। तो जब सुर और पोइट्री मिल जाती है ना, तो फिर उसके बाद एक उस तरफ एक आकर्षण बन जाता है सर, जो कि कभी मतलब बहुत मुश्किल से छूट पाता है। तो वही रीज़न था कि मैं उसको छोड़ नहीं पाया, और उसके सामने मेरे को सब चीज़ें मतलब ऐसे मेरी खुद की एक कह सकते हैं बचपने वाली सोच है कि बाकी सब चीज़ें मुझे फीकी लगती हैं उसके सामने, ऐसा है। संगीत तो संगीत ही है, बट बिल्कुल। मतलब आपका मेरा जो खुद का, हाँ। खुद का आपका ये सोच है, आपकी खुद की ये है कि मुझे गज़लें गानी है, आपको जो इंटरेस्ट है वो गज़लों में है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि आपने परफॉर्म भी किया है कहीं पर, जो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? मेरी बहुत अच्छी मतलब मेरी खुशकिस्मती रही थी कि मैंने 10th क्लास से ही मैं प्लेज़ में म्यूज़िक करना सीख गया था। म्यूज़िक करने का मुझे मौका मिल गया था।
और उसके बाद मैंने काफ़ी दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ, जैसे कि लोकेंद्र त्रिवेदी हो गए, सुधीर रिखारी हो गए, और ऐसे करके काफ़ी सारे हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी प्लेज़ में काम किया। और प्ले में म्यूज़िक करने के बाद आपको क्या होता है कि क्योंकि हमारे जो पुराने कल्चर आ रहा है उसमें ये मानते हैं कि प्ले में म्यूज़िक करना या फिर डांस में एक वोकलिस्ट को गाना, उसको क्लासिकल सिंगर अच्छा नहीं बना पाता, ऐसी मान्यता रही है पहले से। मेरा मानना ये है कि जैसे जो संगीत जहाँ से निकला है वो नाट्य संगीत है, नाट्य संगीत से संगीत निकला है, तो जो ओरिजिन है वो तो नाट्य संगीत ही है ना। और नाट्य संगीत मतलब नृत्य संगीत, नृत्य, गायन और आपका अभिनय, इन सबको मिला के नाट्य संगीत बनता है। फिर उसमें से अलग अलग शाखाएं निकली हैं। तो मेरा मानना ये है कि उससे क्या होता है ना, आपको मतलब एक समझ आता है कि रस क्या होता है गायकी में। तो फिर मैंने वहाँ पर काम करना शुरू करा। फिर उसके बाद मैंने ट्रायलॉ कंपनी और अभिज्ञान नाट्य एसोसिएशन, उसके बाद उर्दू अकेडमी, हिंदी अकेडमी, पंजाबी अकेडमी के प्लेस करें। साथ साथ में हमारा एक बैंड था स्कूल में, और उसके थ्रू हम सारंगी कल्चरल अकेडमी, जो कि हमें बूस्ट देती थी परफॉर्मेंस करने का, तो हमने मतलब मेरे पूरे बैंड ने, हमने हैदराबाद, पूरे साउथ में काफ़ी जगह परफॉर्म किया है। तो क्या नाम था आपके बैंड का? सर हमारे बैंड का नाम कभी हो नहीं पाया सर, हम उसमें ऐसे रहे थे कि हम सब एक साथ थे, पर बैंड का नाम कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम काम में ज़्यादा फोकस करते थे, हम बैंड का नाम नहीं सोच पाए थे। अच्छा, बैंड का नाम नहीं सोचा था ऑनेस्ट। अभी वो बैंड चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी सर स्कूल टाइम में था, उसके बाद चल नहीं पाया, बल्कि स्कूल टाइम में बहुत अच्छा उसको फेम मिल रहा था, पर इवेंचुअली नहीं कर पाया, सब अलग अलग हो गया उसके बाद। तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, जो आपने बताया कि आपने प्लेज में आप म्यूज़िक करते हो और आपने कई सारे लोगों के नाम भी लिए हैं, तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आपको ये काम मिला कैसे, मतलब ये आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, कोई रिसोर्स कौन सा था जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे? मतलब सबसे पहली कड़ी जो कि लोकेंद्र सर थे, जिन्होंने मतलब मेरे को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, और लोकेंद्र सर से इंट्रोड्यूस ने मुझे करवाया, वो थे रहमत ख़ान लंगा, स्वर्गीय रहमत ख़ान लंगा। और उनको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नेशनल बाल भवन, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक ब्रांच है, एक और बहुत पुराना चलता आ रहा है, जो चाचा नेहरू जी ने उसको इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर मैं एक मेंबर था पहले। और वहाँ पर सीखने के साथ साथ वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे गुरुओं का सानिध्य भी मिला सीखते सीखते, मतलब जो गाइड करते थे आगे करने के लिए। तो वहाँ पर ही थे उस्ताद रहमत ख़ान लंगा। लंगा ट्रेडिशन आपने सुना होगा, राजस्थान के बहुत फेमस रंग लंगा और मंगनियार, दो ट्रेडिशन है जो मतलब फोक म्यूज़िक जो गाते हैं। तो उनके थ्रू मेरे को लिंक बना, वहाँ से लोकेंद्र जी से मिला मैं। तो लोकेंद्र जी से मिलके फिर लोकेंद्र जी ने फिर आपको आगे बाकी तक पहुँचाया, बिल्कुल पहुँचाया। उसके बाद फिर आपने म्यूज़िक में प्लेस में म्यूज़िक करने लगे जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँगा कि क्या आप हमारे दर्शकों के लिए एक कोई गज़ल जो आपके दिल के करीब हो सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, गज़ल पेश कर रहा हूँ। वो गुलाम अली खान साहब और आशा भोसले जी का एक डुएट एल्बम आया था, उसमें से ली गई है। इसके राइटर अहमद फराज साहब हैं, और इस गज़ल का नाम है करुणा याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गज़ल बहाना करूँ गुनगुनाऊं उसे, करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गज़ल बहाना करूं गुनगुनाऊं
उसे करूँ न याद, मगर वो खार खार है, शाखें गुलाब की मानिंद, वो खार खार है, शाखें गुलाब की मानिंद। मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे, करूँ न याद, मगर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा गाया, ये मुझे भी अच्छा लगा बहुत। गज़लें मुझे भी अच्छी लगती हैं काफ़ी, मैं गज़लों का, मैं भी गज़लों का प्रेमी हूँ और मुझे भी गज़लें सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छा गाया। तो दक्ष जी, मैं आपसे यहाँ पर से ये सवाल पूछूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया है, कब कब परफॉर्म किया है, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आप कहते हैं कि पिछले 8 साल की उम्र से वो सीखना शुरू कर रहे हैं और आपने परफॉर्म भी किया होगा। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपने कहाँ कहाँ पे कब कब परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो मैंने नेशनल बाल भवन के कॉर के थ्रू मैंने मतलब वहाँ पे हमें मौका मिलता था काफ़ी सारे प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्म करने का और काफ़ी सारे डिग्निटरीज के सामने परफॉर्म करने का, मेनली मिनिस्ट्री और बाकी सारे बड़े बड़ों के सामने। तो उसके थ्रू काफ़ी जगह परफॉर्म करने का मौका मिला। इनफैक्ट उसके थ्रू जो वाघा बॉर्डर है वहाँ पर 26 जनवरी को परफॉर्म करने का मौका मिला, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैंने जैसे बताया प्लेस में काम किया, तो उसके थ्रू काफ़ी सारे दिल्ली में काफ़ी सारे ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म करने का मौका मिला। उसके साथ साथ दिल्ली के बाहर भी इंडिया में काफ़ी जगह टूर करने का मौका मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला। और बैंड के थ्रू भी काफ़ी जगह परफॉर्म, मतलब इंडिया में काफ़ी जगह, मतलब इसके थ्रू जी। तो जो आप परफॉर्म करते हो ये सारे मतलब प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं या क्या, मतलब क्या होता है, कैसा होता है? कुछ कुछ ऐसे कुछ होते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करवाती है, कुछ होते हैं जो प्राइवेट फंडिंग से आते हैं, कोई किसी बैनर के अंदर किए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो पर्सनल खुद अब हम मतलब फंड रेजिंग का प्रोग्राम करते हैं ताकि फ़ंड मिले, लोग टिकट के थ्रू देखने आए शो। तो आपने जब आपने म्यूज़िक, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब आपने म्यूज़िक सीखना शुरू करा और आपने स्टार्ट कर दिया था 8 साल की उम्र से सीखना जी। और आप कहते हो कि आपने इंडियन क्लासिकल और गज़ल के ऊपर आपका ध्यान था, आप सीख रहे थे। तो उस टाइम पर जैसे जैसे आम और एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, जैसे खेलना, हॉबीज़ होती है ना, क्रिकेट खेलना, ये करना, वो करना, तो आपको ये सब करना भी, ये सब भी आप करते थे या फिर अभी सिर्फ सिंगिंग में ही थे? मतलब अदर एक्टिविटीज़ भी आपकी थी या फिर सिर्फ आप सिंगिंग में ही थे? मेरा बचपन से रहा है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं था, मतलब इनफैक्ट इतना, एक वक्त ऐसा आ गया था जब 10th 11th 12th में, जब मैं स्पोर्ट्स पीरियड बंक करके म्यूज़िक रूम जाता था, लंच पीरियड में लंच नहीं खा के म्यूज़िक रूम जाता था। तो वही है ना कि आपको कोई ना कोई तो साथी चाहिए होता है, तो फिर वही म्यूज़िक को उस वक्त मतलब उनका हाथ थाम लिया, तो इसी है। तो आपका मतलब शुरू से मतलब म्यूज़िक में ही वो ज़्यादा है, मतलब म्यूज़िक में और किसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो नहीं है? हाँ, और ऊपर से बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इसमें। आप मुझे कंपोज करना अच्छा लगता है, मेरे को लिखना अच्छा लगता है, मैं लिखता भी हूँ। अच्छा, आप लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं? तो क्या मतलब आपने क्या, मतलब अगर कुछ हमारे को सुनाना चाहेंगे कि जो आपने लिखा हो अभी तो बेसिकली मैं पहले से लिखता आ रहा था, पर लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें बहुत सुधरी हैं और काफ़ी लिखी हुई हैं। तो उसमें से एक गज़ल का कम नज़्म, एक पोइट्री था कि मतलब काफ़ी सारी उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं, पर ऐसी आप सभी के सामने मैं सुनाना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा कि नज़्म में और गज़ल में क्या डिफरेंस होता है? मतलब जनरली लोगों को मैंने सुना है गज़ल कहते हुए, नज़्म कहते हुए, तो क्या डिफरेंस होता है उसमें? सर पहली बात तो मीटर का डिफरेंस होता है। मीटर, इसको बहर बोलते हैं उर्दू में। नज़्म में सर मीटर नहीं होता। नज़्म में आप ऐसी कुछ भी, ऐसे बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, कोई मतलब काफ़ी भी मैच नहीं हो रहे, राइमिंग भी नहीं बन रही। और नज़्म, गज़ल क्या होता है, एक मीटर सेट होता है। जैसे कि आप ले लीजिए, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, बराबर बराबर। अगर आप उसको परेड की बीट पे करेंगे ना, तब भी वो एकदम बराबर बराबर सेट हो जाएगी। नज़्म में क्या होता है, उसमें कोई पैटर्न, आपको कोई फिक्स्ड बहर नहीं होता, एक मीटर नहीं होता।
उसमें अगली लाइन और बड़ी हो सकती है, तीसरी लाइन में 2 शब्द हो सकते हैं, चौथी लाइन और बड़ी हो सकती है। तो नज़्म में सर एक फ़िक्स वो नहीं होता, और नज़्म में सर सब चीज़ें आ जाती हैं, गाने भी सब कुछ आ जाता है, पर गज़ल जो होता है उसमें एक फ़िक्स मीटर होता है, जिसमें एक बीट होती है बोलने की, ये फ़र्क होता है सर। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, मे भी मतलब गज़ल में ये होता है कि नज़्म में जो होता है, नज़्म में एक स्टोरी चलती है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, लिटरेचर से देखा था स्टोरी चलती है, और जैसे वो है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो उसमें ये है कि पूरी उसमें स्टोरी है। और गज़ल में क्या होता है, वो शेर कहीं से कहीं और कहीं से कहीं भी जा सकता है ना। हाँ, पर वो आखिर में मिलता है उस गज़ल से है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये एक मतलब अगर आप उसका एस्थेटिक ब्यूटी देखें तो इस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने, एक स्टोरी चलती है। और ग्रामेटिकली देखें तो फिर मतलब लिखने वाला कोई बोले क्या फ़र्क है, तो वो बोलेगा कि मीटर चलो। बिल्कुल सही। हाँ सुनाइए आप जो। तो ऐसी मैं एक्चुअली मिक्स लिखता हूँ, हिंदी उर्दू मिक्स करके। तो ऐसी था कि ज़्यादा मतलब अपेक्षाएं मत रखिएगा, इतना बढ़िया मैं ये है कि कहने को सब आतुर है फिर भी चुप चुप रहता है, कहने को सब आतुर है फिर भी चुप चुप रहता है, और लहरें हैं महासागर में ये फिर भी समतल बहता है, लहरें हैं महासागर में ये फिर भी समतल बहता है, विपदो उल्लास सबसे परे, विपदो उल्लास सबसे परे, विपदा और उल्लास सबसे परे, दर्पण पनही पर पग धरे, दर्पण मतलब कांच, पनही मतलब जूता, दर्पण पनही पर पग धरे, दौड़ा कंटक के मार्ग पे, कांटों के मार्ग पे, ऊष्म हिज्र की आग पे, हिज्र मतलब होता है सेपरेशन, ऊष्म हिज्र की आग पे, जो रक्त बहा वो पी लिया, जो रक्त बहा वो पी लिया, बाकी से देह सब रंग दिया, जो रक्त बहा वो पी लिया, बाकी से देह सब रंग दिया, अधर पीने से जल गए, अधर पीने से जल गए, रंगने से अंग सब गल गए, गलते कंगन की लाख से, जलते अधरों की राख से, अठभुजी चित्र एक बन गया, हर भुजा पे चक्षु तन गया, रोया मैं खुद की जीत पर, क्षितिज छूने की प्रीत पर, और नाजुक होते वो दर्पण कांटे, नाजुक होते वो दर्पण कांटे, वो चुनता जो दिल कहता है, लहरें हैं महासागर में फिर भी समतल बहता है। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ये ऐसी लॉकडाउन में बस नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी तो मैं इतना मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो बस सुनने वाला हूँ, सुनकार हूँ, और जो होते हैं वो उनको ज़्यादा मतलब इस चीज़ का आइडिया होगा, बट सुनने में मुझे अच्छा लगा। आपकी जो सोच है उसमें नज़र आ रही है, वो सोच आपकी अच्छी लगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपका अभी फ्यूचर का क्या, मतलब फ्यूचर का प्लान कुछ है, मतलब क्या फ्यूचर प्लान क्या है इस म्यूज़िक को लेके? मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में, अभी 3rd ईयर चल रहा है इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरा एम जो है सर ऐसा है कि क्योंकि संगीत में और मतलब किसी भी आर्ट फॉर्म में एक बाहर से फंड रेजर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। मेरा जो अपना खुद का एक मेरी सोच ये है कि मैं कॉरपोरेट में जाके पैसे कमाऊँ और उसका इस्तेमाल करके खुद का इंस्टीट्यूशन खोलो जहाँ पर हम आर्ट को प्रमोट करें, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है, पर आर्टिस्ट को प्रमोट करने वाले आ कम रहे हैं। मेरा ये ज़ाती सवाल है कि लॉकडाउन में हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, सबने देखी होंगी, काफ़ी लोग पीछे जा रहे हैं, इसका रीज़न ये भी है। तो मैं संगीत को कंटिन्यू करूँगा, पर मैं कॉरपोरेट में जाके मतलब एक अलग से, क्योंकि मतलब धन कमाने का मेन ज़रिया मतलब वही है। एक आर्ट जो है, आर्ट तो एक मतलब एक सफ़ेद चीज़ होती है, और धन जो होता है कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरा सोच ये है कि मैं उससे फ़ंड रेज़ करूं और फंड प्रोवाइड करूं जो भी आर्टिस्ट अपकमिंग है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो परफॉर्म करना चाहता है उसको। तो मतलब बेसिकली आप एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, मतलब जिसमें कि आप लोगों को, या मतलब कोई एक संस्था खोलना चाहते हैं जिसमें कि आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे? जी एग्जैक्टली। दक्ष जी, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा या पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं आपने इतने साल से सीखा है और आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि मतलब कोई एक या 2 परफॉर्मेंस ऐसी होंगी जो आपके दिल के करीब होंगी, वो कौन सी होंगी अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? सबसे पहले तो सबसे पहली जो परफॉर्मेंस होती है वो तो सबके दिल के करीब होती है। और मैंने हिंदुस्तानी सीखना शुरू करा था, और गुरुजी ने मतलब साथ साथ में मुझे हारमोनियम की तालीम भी दी, और मतलब उनके थ्रू मैं सीख पाया सब बाजा बजाना, हारमोनियम बजाना। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस जो मैंने की थी वो थी मतलब स्कूल के बाहर और कॉम्पिटिशन्स के अलावा, वो थी एज अ नगमा प्लेयर या फिर एक लहरा प्लेयर, जहाँ पर तबले के साथ लहरा प्ले किया जाता है ताल देने के लिए। तो वो थी लक्ष्मी नगर में PSK हॉल में।
मेरी पहली परफॉर्मेंस थी जहाँ पर नीचे उस टाइम मेरे को लय का उतना अंदाज़ा नहीं था, तो पीछे गुरुजी ताल दे रहे थे इस बीट पे रहो। फिर उससे फिर वहाँ से सीखा। फिर उसके बाद काफ़ी जगह लहरा परफॉर्म करने का मौका मिला, क्योंकि मैं हारमोनियम प्ले करता था बेशक। तो पहली परफॉर्मेंस वो थी। उसके बाद क्या होता है ना कि आप, जैसे मेरा मेरा मानना ये है कि अगर बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, बहुत लैविश प्रोग्राम है, बहुत अंडर बड़े बैनर के अंडर, पर ऑडियंस अगर मतलब ऐसी हो, मतलब सुनने वाली ना हो, गज़ल को प्रेज़ करने वाली ना हो, तो उतना मज़ा नहीं आता गाने वाले को भी। और अगर अगर मतलब 10 जनों की महफ़िल भी हो और वहाँ पर सब वाह-वाही करें, तो वो एक अलग ही दिल को सुकून देके जाती है। तो जब भी मैच ऐसे करके छोटी क्या मतलब सब बड़ी महफ़िलें, पर कम गैदरिंग की महफ़िल करता हूँ जहाँ पर सब श्रोतागण अच्छे हों, और उसमें से कोई अगर बड़ा श्रोता हो, कोई अच्छा लेखक हो और उससे वाहवाही मिले, तो रात को मतलब नींद अच्छी आती है, सीधी बात है सर। तो अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने इतने साल से आप सीख रहे हैं, तो आपने कुछ अचीवमेंट्स, अपनी अपनी अचीवमेंट्स या जो आपके अवार्ड्स होंगे उनके बारे में अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो। अवार्ड्स थोड़े बहुत मतलब मिले हैं अवार्ड्स। बेसिकली नेशनल बाल भवन की तरफ से एक बालश्री अवार्ड होता है। बालश्री अवार्ड इज़ बेसिकली पद्मश्री का क्लोन वर्जन। पद्मश्री होता है 21 से ऊपर के लिए, या फिर एक एज ग्रुप के ऊपर के लिए। बालश्री होता है 12 से 16 साल की उम्र के बीच में। तो उसमें मुझे बालश्री अवार्ड मिला था, और इवेंचुअली वो अभी मिलने वाला था लॉकडाउन में। और वो किसी बड़ी डिग्निटी से मिलता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मिनिस्टर हो गया, उससे मिलता है। और पर इस लॉकडाउन में फिर वो नहीं मिल पाया, तो मेरे को ऐसे हैंड ओवर किया गया था। तो वो मेरी एक मतलब आज तक की सबसे बड़ी, मतलब इसमें गवर्नमेंट का मोहर हो उसकी अचीवमेंट है। और वो मिला अवार्ड। और साथ साथ में मैं कॉलेज की तरफ से काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में गया हूँ, जैसे फेस्ट वगैरह में, तो वहाँ काफ़ी जगह प्राइज़ मिला। मेरा FM रेनबो में एक इंटरव्यू आया था, तो वो मेरी पहली, आप कह सकते हैं पहली परफॉर्मेंस के पहले पैसे थे गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के। तो वो बचपन में हुआ था, तो वो एक मेरा अचीवमेंट रहा है, मैं मानता हूँ। और बाकी जो बड़े गुरुजनों से कुछ सुनने को मिल जाता है, तो वो अचीवमेंट रहा है सर। वो भी अचीवमेंट्स ही हैं। तो ये थे दक्ष राज शर्मा जी, जिनसे हमने बातें करी और हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत सारे सवालों के मेरे बहुत अच्छे से जवाब दिए, और सच्चे जवाब दिए हैं। जो इनके मन को, या जो इनके दिल की आवाज़ थी, वो आवाज़ हम तक पहुंची है। इसके लिए और इनके फ्यूचर के लिए मैं इन्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, और थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। पर जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक और गज़ल हमारे को अगर सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं आपको एक नज़्म नहीं सुनाता हूँ फिर वही। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ। एक नजर देखेंगी गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे। कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों
मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा गाया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कि हम दक्ष जैसे और उभरते हुए कलाकारों से बात कर सकें और आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।